वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 11वां प्रश्न। सभी लोग देखें बच्चों, यहाँ पे कहा गया है लेट एफ बी दी फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर एंड टी वेक्टर बी दी टार्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दी ओरिजिन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये रहा हमारा एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है बच्चों, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है। अगर टार्क की यहाँ पर हम लोग बात करें बेसिकली, तो जो रूल मैंने बताया था यहाँ के अंदर सिंपल सा रूल है आर क्रॉस एफ। अब बच्चों एक बात यहाँ तय है कि अगर आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें यहाँ पर एक तीसरा वेक्टर टार्क का मिल रहा है, टार्क को यहाँ टी से लिख के दिया है, टी फॉर टार्क। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, इन दोनों का जो प्लेन होगा टार्क उस प्लेन के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अनुसार टी और आर इन दोनों के बीच में जो बच्चों एंगल बन रहा होगा वो पक्का है टी और आर वेक्टर के बीच में, टार्क और पोजीशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सिमिलरली बच्चों टार्क और फोर्स जो लगाया गया उसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। कोई दो वेक्टर के बीच में बच्चों अगर एंगल 90 डिग्री का बने तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर टी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पर बच्चों आर से लें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ठीक है बच्चों, टी डॉट आर दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों टी डॉट एफ अगर हम करेंगे रिजल्ट क्या होगा, 0। यहाँ पर बच्चों रिजल्ट क्या आ गया, 0। ठीक, इस तरह से बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारे पास हो जाएगा टी डॉट आर दिस विल बी इक्वल टू 0, टी डॉट एफ डॉट टी या टी डॉट एफ विल बी इक्वल टू 0। ऑप्शन ये यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 11th. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 12. Question number 12 says a wheel of radius 0.4 meter can rotate freely about its axis as shown in figure. बहुत अच्छी बात है। String is wrapped over its rim and a mass of 4 kg is hung. Okay. An angular acceleration of 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, इज प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू दी टार्क। अच्छी बात है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी व्हील, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से एक व्हील दिया है, यहाँ पर बच्चों डिस्क जैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, या कह लीजिए रिंग जैसा होगा। यहाँ पर इस तरह से व्हील है, ओके ऐसे, और ये जो व्हील है बच्चों ये कनेक्टेड है एक वाल से, ऐसे यहाँ पर कोई वाल है इससे कनेक्टेड है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके रिम पर बच्चों स्ट्रिंग लपेटा हुआ है, रैप्ट किया गया है। यहाँ पर इसके रिम पर ऐसे रस्सी लपेटी हुई है और उस स्ट्रिंग का एक टर्मिनल ऐसे हैंग कर रहा है और इसमें एक मास कनेक्टेड है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो मास कनेक्टेड है वो 4 kg का है, 4 kg का है। ठीक है, डायग्राम में सही से दिखाया नहीं गया है। यहाँ पे बच्चों हमसे क्या पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर व्हील के लिए क्या होगा सर आप बताइए, और कई सारी चीज़ें मेंशन किया गया, इसके रेडियस के बारे में बोला गया है, और यहाँ पर बच्चों मास को 4 kg दिया गया। एंगुलर एक्सीलरेशन जो यहाँ ऑब्टेन्ड हो रहा है वो 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, जी की वैल्यू 10 है। इनफैक्ट बच्चों होगा क्या, देखो एकदम यथार्थ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम बच्चों इसको लटकाएंगे, इसका वेट 4 इंटू जी, यम इंटू जी, यानी कि बच्चों 40 हो जाएगा। ये यम का मतलब 4, जी का मतलब 10, 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लगा। इस रस्सी में टेंशन फोर्स आ जाएगा और टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स यहाँ बॉडी पर ऊपर की ओर लग रहा होगा। यही टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स बच्चों ट्रांसमिट होके यहाँ तक जाएगा, और यही टेंशन फोर्स मैं देखूँ तो यही टेंशन फोर्स इसे घुमा रहा होगा। अब ये जो हमारा व्हील है ये बच्चों किसी एंगुलर वेलोसिटी से और किसी एंगुलर एक्सीलरेशन से इस तरह से बच्चों टर्न हो रहा होगा। ठीक है,
तो यहाँ के अंदर हमसे यही पूछा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस व्हील का क्या होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम इस टेंशन की वैल्यू निकाल लें, टेंशन की वैल्यू बच्चों निकाल लें, तो कैसे निकलेगा? देखो, हम लोग इस बॉडी के ऊपर ये किसी एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड ऐसे जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, किसी एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा होगा। जिस एक्सीलरेशन से ये डाउनवर्ड जा रहा होगा वही यहाँ के लिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। सेम एक्सीलरेशन से नीचे रस्सी खींच रहा होगा और वही यहाँ के लिए बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम करेगा। ये बात दिमाग में बैठाइए मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट विल हैपन, हम ये वाले बॉडी के लिए जो लटक रहा है एफ नेट इक्वल टू एम ए, न्यूटन जी का सेकेंड रूल लगा रहे हैं, उसका डिराइव फॉर्म एफ नेट इक्वल टू एम ए फॉर दिस बॉडी। तो इस पर अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या हो रहा है, 40 न्यूटन डाउनवर्ड है जो कि एम जी है, माइनस आप यहाँ पर हो जाएगा टी इक्वल टू मास जो हमारे पास है 4 और एक्सीलरेशन जो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर होगा। मैंने उसको फिलहाल अभी के लिए बच्चों उसको मैंने क्या लिखा, ये लिखा है। देखो थोड़ा और मेहनत हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा 40 माइनस ऑफ टी इक्वल टू 4 इंटू ए। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको पता हो, आप लोगों को मैंने सिखाया है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू होता आर अल्फा। अगर यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखें तो आर इंटू अल्फा के इक्वल आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये हो गया 40 माइनस ऑफ टी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर, और आर के स्थान पर यहाँ पर जाके देखें कितना दिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू 0.4 मीटर है, 0.4, और अल्फा की वैल्यू 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर शायद दिया है। हाँ, 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। बहुत अच्छी बात बच्चों। यहाँ पर ये हो गया 40 माइनस ऑफ टी इक्वल टू ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बच्चों t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1, बल्कि इसको लिख देते 12.8, 128, 12.8 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आपको जो मिलेगी यहाँ के लिए वो हो जाएगी बच्चों 27.2। ठीक है, ये हो जाएगा 27.2 न्यूटन, इतना टेंशन फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर आके अब देखो, यहाँ पर व्हील का एक छोटा सा, मैं यहाँ जगह कम है यहाँ बना, यहीं पर देख लीजिए बच्चों। अब इतने को आपने ध्यान में रखिए, इतने पार्ट को, और ये देखिए यहाँ देखिए छोटा सा व्हील मैं बना देता हूँ। ये टेंशन फोर्स रहा, ये बच्चों इसका सेंटर रहा जिसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यहाँ पर ये दूरी आर रहा। अगर इसके वजह से इस पॉइंट के अबाउट में टार्क निकालूं तो टार्क की वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चों, टाउ इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू अल्फा, माफ करेगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट टार्क निकाल रहे हैं उससे। तो बच्चों यहाँ के अंदर टार्क की वैल्यू टी इंटू क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, टार्क की वैल्यू टी इंटू आर हो गया, और यही टी जो हमारे पास, यही जो टाउ होगा वही आई इंटू अल्फा भी होगा। ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास है 27.2, यहां से इसको सॉल्व करेंगे 27.2, आर को अभी आर ही रहने दीजिए। आई को हमें निकालना कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और अल्फा की जगह पर आर की वैल्यू भी रख लो आप। आर की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 0.4 है ना, कितना था 0.4 मीटर, एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ के अंदर 8 है। बच्चों यहाँ के अंदर T फॉर टेंशन मल्टीप्लाइड बाई R इक्वल टू यहाँ के अंदर हो गया I इंटू अल्फा के जगह पर क्या हो गया 8। सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पर I की वैल्यू आप निकालोगे तो I की वैल्यू निकालने पर आ जाएगा यहाँ के अंदर 1.36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यही बच्चों इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं,
जो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं इस सवाल के अंदर, उसमें ये आंसर है नहीं। अगर ये आंसर नहीं है तो बेसिकली क्वेश्चन को, जिसने भी इस क्वेश्चन को आंसर किया होगा, आंसर जब भी ये सवाल आया होगा और जब भी बुक में, किताब में छपा होगा, तो उसने गलती की होगी। ये सभी बुकों में ऐसे ही आंसर इसका दे दिया है 2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली सही नहीं है। अगर हम सीधे सीधे पकड़ कर ये करते, इसी को फोर्स मान लेते, 40 ऐसे कर देते बच्चों, 40 इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। 40 इंटू आर के जगह पर बच्चों 0.4 हो जाता, आई और अल्फा के जगह पर 8। इससे अगर सॉल्व करते तो यहाँ पर देखिए ये 16 हो गया बाई 2, आई की वैल्यू 2 आ जाता, जो कि यहाँ आंसर दिया गया है, लेकिन वो आंसर करेक्ट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आए दोबारा भविष्य में रिपीट हो तो सॉल्व करने का तरीका तो आप सीख ही गए हैं, उसका आंसर ये होगा। फिलहाल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, तो अगर ऑप्शन बच्चों ये नहीं मिलता है, मजबूरी में एग्जैक्टली यही ऑप्शन भी कॉपी किए जाते हैं, तो आप नो डाउट इसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन को दिया वो यही मानेगा। बहुत बड़ी विडंबना है इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम की, जहां से जो नकल करके रखता है एग्जाम में वही आंसर भी मान लेता है, उस पर कोई बात भी नहीं होती है। तो आप लोग वहां ज़्यादा दिमाग मत लगाना, तब तो फिलहाल वही आंसर टिक करना। अदरवाइज अगर आंसर मॉडिफाई होके आता है तो दिस विल बी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, आप लोग यही टिक करोगे, ठीक है। और इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे, और आगे चल के जब रोलिंग मोशन में आपको सिखाऊंगा उसमें और भी इसका बच्चों कुछ ऐसा इक्वेशन बता दूंगा जिसमें इतना सब काम करना भी नहीं पड़ेगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर बच्चों 1.36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अब इसका ऑप्शन तो है नहीं तो ऑप्शन में इसमें बताऊंगा नहीं, ठीक। तो इसका सॉल्व करने का तरीका आप लोग सीख लीजिए, एक आंसर ये भी रख लीजिएगा कि यही करेक्ट है, वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 30। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। बच्चों मैंने आपको क्या बताया है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, कोई रिजिड बॉडी हो, उसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो अगर हो, तो वो बॉडी बच्चों उसके पास जो भी एंगुलर मोमेंटम है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कांस्टेंट होगा। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन सी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक तरह से स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया। ओके बच्चों, यहाँ सॉल्व करने जैसी कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 सेज ABC is an equilateral triangle with O as its center। ओके, हमसे कहा गया है F1, F2, F3 represents 3 forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. If the total torque about point O is 0, then magnitude of F3। बच्चों यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का केस दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में बच्चों यहाँ पर सिचुएशन ऐसे दिखाया गया कि जो तीनों आर्म हैं, उन तीनों आर्म के अलांग 3 फोर्सेज हैं। यहाँ पर एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यूँ दिखाया गया, दिस इज F3। बच्चों अगला फोर्स यहाँ के अंदर यूँ दिखाया गया है, इसके अलांग दिस इज F2। और बेटा यहाँ पर अगले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे दिखाया गया है, अगले आर्म के अलांग दिस इज F1। यहाँ पर इस तरह से बच्चों तीनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शंस दिखाए गए हैं। ओके ओके, यहाँ पर बच्चों सीखिए सब लोग ध्यान से, इसका जो सेंटर है दैट इज वो, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का केस है। यहाँ पे कहा गया टोटल टॉर्क 0 है, टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज 0, तो F3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट O पर बैठकर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और अगर ये सेंटर है, तो इससे बच्चों किसी भी आर्म के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रा अगर करूं तो इस परपेंडिकुलर ड्रा करने का जो हमें लेंथ ये मिलेगा, ये सब में क्या होगा, सेम। अगर एग्जैक्टली नाप के बनाया जाए, मीजर करके बनाया जाए, तो बच्चों ये जो आर परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा
वो सभी केसेज में क्या होगा, सेम। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x होगा। ठीक है, तो अगर मैं जाऊं नेट टॉर्क निकालने तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 आना है। निकाल के देखते हैं और उसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ पॉइंट O पर बैठ के हम देखें तो बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट O के रेस्पेक्ट में आप ऐसे अपने हैंड को ऐसे उंगलियों की हेल्प से देखो, ये बच्चों F1 जो फोर्स है इसे क्या कैसा मोशन देना चाह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ के अंदर ये पॉजिटिव टार्क हो गया F1 इंटू F1 के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट जो कि x है। F2 जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन देने की कोशिश करेगा, तो प्लस हो जाएगा F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2 फ्रॉम पॉइंट O जो कि x है। और यहाँ F3 जो है इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में देखें तो इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा, तो माइनस हो जाएगा F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F3 फ्रॉम पॉइंट O जो कि x है। क्वेश्चन के अनुसार टोटल टार्क की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार नेट टार्क की वैल्यू 0 है। इट मीन्स बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 इंटू एक्स, इसको देखिए, प्लस F2 इंटू एक्स इक्वल टू F3 इंटू एक्स। मेरे प्यारे बच्चों x को दोनों साइड से हटा दो तो F3 की वैल्यू जो आएगी वो F1 प्लस F2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर यही सवाल था कि F3 कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 यहाँ क्या होगा। तो बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ गया F1 प्लस F2, दैट मीन्स ऑप्शन ये। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों ऑप्शन ये। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 says a force of 2.0 Newton acts at point P in the xy plane. The force F is parallel to x. The particle P as shown in figure is at 3 meter and the line joining P with the origin makes angle 30 degree with the x axis. The magnitude of torque on P with respect to origin O in unit Newton meter will be what? ये हमसे सवाल किया गया बच्चों। डायग्राम जो यहाँ पर है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करा रहा है। अब जो उन्होंने यहाँ शब्द यूज किया है, जो वर्ड यूज किया है बच्चों, उसके अनुसार मैं अपने अनुसार एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 15 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, यहाँ पर बच्चों मान लो ये y एक्सिस हो, ये x एक्सिस हो, ऐसे। सवाल में क्या कहा गया है कि सर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर कोई फोर्स लग रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ें तो उस फोर्स को कहा गया कि वो फोर्स x के अलांग है। ठीक है, मैं एक सिंपल डायग्राम बना दिया, एक फोर्स पॉइंट P पे लग रहा है जो कि x के अलांग दिखा दिया। आगे कहा गया है कि ओरिजिन से अगर पॉइंट P को मिला दिया जाए, ओरिजिन को पॉइंट वो दिखाया गया है, यहाँ से अगर मिला दिया जाए तो ये वाला जो हमारे पास लाइन है इसकी दूरी दिया गया 3 मीटर है। और ये जो है यहाँ से x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अगर बुक में दिए गए डायग्राम को देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार मैं एक नया डायग्राम बनाऊं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑन पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O, दैट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व। बच्चों यहाँ इसको एज ए वेक्टर देखें तो ये वेक्टर R हो गया और ये फोर्स F हो गया। ठीक है, इस वेक्टर R को अगर हम आगे ऐसे ट्रांसलेट करके ले जाएं तो वेक्टर R यहाँ आ गया। बच्चों ये वाला F जो है x के पैरेलल है, ये लाइन सीधे गई है, 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री यहाँ भी हो। हमें पॉइंट O के अबाउट टॉर्क अगर देखना हो तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, R क्रॉस F। ठीक है, इसको सॉल्व करना इस तरह से ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। बच्चों यहाँ के अंदर मैं कह दूंगा टाउ अबाउट पॉइंट O विल बी हियर R इंटू F इंटू साइन थीटा। थीटा R और F के बीच में एंगल होगा जो कि यहाँ 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक,
अब क्या करना है, रख के सॉल्व कर लो। आर की वैल्यू यहाँ 3 है, एफ की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कुछ, इसकी वैल्यू बच्चों 2 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो बच्चों 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3। यहाँ के अंदर 3 न्यूटन इंटू मीटर, इतना टार्क यहाँ लग रहा होगा। पॉइंट ओके, ये अबाउट। तो बच्चों करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए आ गया वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस is the solution for the question number 15. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 16. Question number 16 में बच्चों कहा कि total torque about pivot A provided by the forces shown in the figure for L equal to 300 मीटर। पहले 300 मीटर जो यहाँ लिखा हुआ बच्चों, अगर 300 मीटर आपके बुक में लिखा हुआ है तो उसको 300 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ओके, यानी कि 3 मीटर, यल की वैल्यू यहाँ 3 मीटर हो गई। बच्चों हमसे कहा गया है कि यहाँ टार्क टोटल क्या होगा पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए यहाँ पिवोटेड है। ओके, देखो बच्चों नेट टॉर्क ये अबाउट पॉइंट ए, नेट टॉर्क ये अबाउट पॉइंट ए। यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेज देखें, कितने फोर्स हैं उनको गिने जरा, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 फोर्सेस। हम पॉइंट ये के अबाउट नेट टार्क निकालने जाए तो बारी बारी से प्रत्येक का जिक्र करेंगे। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास 90 न्यूटन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जरा ध्यान से देखो, उसी पॉइंट से होके गुजर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हम टार्क निकालने जा रहे हैं। अगर ऐसा है बच्चों तो 90 न्यूटन की वजह से पॉइंट ये के अबाउट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर बच्चों टॉर्क की वैल्यू पॉइंट ये के अबाउट 90 न्यूटन की वजह से जो हो गया वो 0 हो गया। बहुत ज़्यादा बवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंपोनेंट लेके देखोगे तो भी दोनों कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ये से ही जाएगा, तो कंपोनेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब जाते हैं यहाँ बात कर लेते हैं सपोज 60 न्यूटन की। तो 60 न्यूटन पॉइंट ये के अबाउट अगर देखें तो इसे टर्न कराएगा, कैसा टर्न कराएगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये क्लॉकवाइज टर्न करा रहा है। तो यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा माइनस, क्लॉकवाइज वाले को माइनस लिख लो, -60 इंटू यहाँ पर हाफ यल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया बच्चों जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टार्क निकाल रहे हैं, हाफ यल, और यल की वैल्यू 3 मीटर यहाँ पर है। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ठीक है, 1.5। आगे बढ़ें, अभी एक फोर्स यहाँ है। अब इस फोर्स का जो तरीका दिखाया गया है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहीं और से जा रहा है। बच्चों ज़्यादा सिंपलेस्ट वे ये होगा कि इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर लो। एक कंपोनेंट यहाँ गया और एक कंपोनेंट यहाँ कहीं आ गया, ऐसे। तो बच्चों ये वाले कंपोनेंट की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इस कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन तो पॉइंट ये से जा रहा है। ठीक, इस कंपोनेंट ऑफ फोर्स के द्वारा कोई भी यहाँ टॉर्क क्रिएट नहीं किया जाएगा पॉइंट ए के अबाउट, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है कितना है लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करें, इसको हम अभी वैल्यू भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा 80 sin 30, 80 sin 30। ओके, यहाँ पर इस फोर्स को मैंने 2 कंपोनेंट में बांट दिया बच्चों। इस कंपोनेंट की वजह से नो टार्क, इस कंपोनेंट की वजह से टार्क। अब ये वाला जो कंपोनेंट फोर्स का है ये इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाने का प्रयास करेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलाने का अगर प्रयास करेगा तो बच्चों यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना, 80 sin 30, और sin 30 की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा 1/2। ओके, प्लस में आ गई। यहाँ पर जाइए, ये वाले फोर्स के द्वारा नो टार्क, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है पॉइंट ये से ही होके जा रहा है, तो प्लस यहाँ के अंदर 0 हो गया। अगला, फिर यहाँ जो 70 न्यूटन है बच्चों, इसको भी 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। एक कंपोनेंट जो इसका है, एक कंपोनेंट इसका ऐसे हो गया और एक कंपोनेंट ऐसे आ गया। अब ये वाला कंपोनेंट कितना है लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ये से ही जा रहा है, तो इसके वजह से जो टार्क होगा वो 0 होगा। लेकिन इसके वजह से तो टार्क अच्छा खासा होगा, 60 cos
माफ करिएगा 70 cos 60 ये हो गया। ये क्लॉकवाइज मोशन करा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 70 cos 60 का मतलब 1/2 इंटू इसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों यहाँ के अंदर होगा सीधा सीधा यल, यानी कि कितना हो गया 3 मीटर। अच्छा ये देखो 80 वाला एक चीज़ यहाँ मिस हुआ है, 80 sin 30 यानी 80 इंटू 1/2 इंटू इसके लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लिखना भूल गए हैं बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा L/2 का मतलब 3/2। ठीक, सॉल्व कर लो बच्चों। इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 30 3 जा 90 माइनस ऑफ 90, यहाँ पर बच्चों 2 2 जा 4 और यहाँ पर 20 आ गया 20 इंटू 3 दैट मीन्स यहाँ के अंदर बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस ऑफ 60 हो गया। एंड अगेन कम डाउन हियर, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 35 इंटू 3 105 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों 105 ऐसे। ठीक, 60 एंड प्लस 105 165 माइनस आप क्या हो गया 90। ठीक है बच्चों, माइनस ऑफ 90, यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करोगे बच्चों, माइनस ऑफ 90 इसमें के अंदर से कर दिए 75 आ जाएगा, 75 न्यूटन इंटू मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से अगर मैच कराएं तो करेक्ट मैचिंग हमारा हो रहा ऑप्शन डी से, इसलिए यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Now we have question number 17. Question number 17 says a uniform rod of length L and mass capital M is held vertical with its bottom end pivoted at the floor. We are talking here about question number 17. Let's try to solve it. The question says about a rod which is placed vertically on the ground. Okay, ऐसे यहाँ पर बच्चों ये ग्राउंड है, ये रॉड ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे आगे सवाल में क्या कहा गया है, इसका जो एंड है बॉटम एंड वो पिवोटेड है, मतलब यहाँ से ये स्लाइड नहीं कर सकता बशर्ते इसके अबाउट रोलिंग हो सकता, माफ करिएगा ये रोटेट कर सकता है बशर्ते ये पॉइंट फिक्स है, इधर उधर नहीं जा सकता ये। ओके, हमसे कहा गया है कि सर ऐसा है, दी रॉड फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रीली टर्निंग अबाउट द पिवोट। अच्छी बात है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके बच्चों, इस पिवोटेड पॉइंट के अबाउट ये ऐसे गिरना शुरू हो रहा, ऐसे कभी यहाँ आएगा, लेकिन बीच में ही कहा गया है कि सर ऐसा है कि जब वो ऐसे आते हुए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये मोशन ऐसे करते हुए आ रहा है, तो ऐसे आते हुए जब ये वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना चुका होगा, उस समय, उस पर्टिकुलर समय पे उसका एंगुलर एक्सीलरेशन या एंगुलर स्पीड कुछ पूछा गया है। यहाँ के अंदर पूछा गया कि सर बताइए कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, उस समय उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी जब वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल वाले पोजीशन पे होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जब ये रॉड यहाँ पर कहीं था, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसका टॉप ऐसे लाई कर रहा था, तो इसके पास कोई स्पीड नहीं था, रुका हुआ था। इसके पास कोई लीनियर स्पीड भी नहीं था, ये रुका हुआ था। इसके पास अगर कुछ था एनर्जी में अगर देखें तो बच्चों यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात की नहीं गई है, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूरे मोशन में क्या होगी, कंजर्व। तो जब रॉड इस पोजीशन में था तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और जब रॉड इस पोजीशन में आ गया तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, फिलहाल यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, अब
मैं यहां लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी in the initial situation should be same as total mechanical energy in any other situation, और इसको मैं फाइनल सिचुएशन मान लेता हूं। ठीक, जब रॉड वर्टिकल पोजीशन में था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वो रेस्ट में था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब रॉड यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मास जो है टोटल मास मैं कंसंट्रेटेड मानूंगा इसके बीचों बीच में। अगर इसका लेंथ L है तो इसका मास मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पूरे मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे कंबाइंड मानूंगा, कलेक्टेड मानूंगा, एग्रीगेट होता हुआ मानूंगा। बच्चों यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा L/2। अगर पूरा लेंथ L था तो ये वाला L/2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पर अभी फिलहाल इसका पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा mg और ये हो जाएगा L/2। ठीक, अब चलते हैं फाइनल सिचुएशन में। फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी देखो बच्चों, ये केवल रोटेटरी मोशन कर रहा है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में और डिटेल। ये जैसे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में होता हाफ mv², वैसे m के जगह यहाँ आ जाएगा I और v² की जगह ओमेगा का स्क्वायर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ओमेगा की वैल्यू मैंने ओमेगा लिया है, एंगुलर स्पीड की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी हो गया प्लस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी, जो इसका सेंटर था ये वाला वो मूव करके यहाँ कहीं पहुँच चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब ये वाला हाइट मुझे चाहिए। सर ये वाला हाइट क्या होगा? ये वाला mg h की जगह L/2 लिखे थे, अभी क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, जो भी होगा वॉट एवर। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये एंगल अगर इधर 60 डिग्री है तो इधर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ से ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर लूँ, ये वाले में चलो इसका कुछ नाम रख देता हूँ, ये BC ट्राइंगल में अगर मैं जाऊँ और ये वाली हाइट बच्चों मैं h मान लेता हूँ, यहाँ के अंदर मैं ले लूँ cos 30, माफ करिएगा sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री विल बी हियर h डिवाइडेड बाई L/2। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई L/2। ये वाली दूरी कितनी है? L/2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा h की वैल्यू L/2 इंटू साइन 30 जो कि 1/2 है, यानी L/4। तो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसको मैं रेफरेंस लेवल मान के चला हूँ पहले भी, तो बच्चों इस रेफरेंस लेवल के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे मास को मैं सेंटर ऑफ मास पे एग्रीगेट होता हुआ मानूंगा। और बच्चों इसके अनुसार ये हो जाएगा mgh, कैपिटल M स्मॉल g, और h के जगह क्या हो जाएगा? L/2, L/4 हो जाएगा, माफ करिएगा ऐसे। ठीक, इस प्रकार से बच्चों मैं क्या देख रहा हूं, mg L/2 mg L/4 इधर ले आइए उसको, तो हो जाएगा 1/4 mgl। दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 आ गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया देखो, ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ mgl, और इधर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों ये देखना किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा, तो इंड के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे है। तो यहाँ पर ये वाले एक्सिस के अबाउट किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/3 ml²। तो यहाँ के अंदर बच्चों हो गया I के स्थान पर हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ ml², और ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों m कैंसिल, एक L यहाँ से कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास होगी 3 यहाँ आ गया 3/2 g ऊपर आ जाएगा बच्चों, L नीचे आ जाएगा, यहाँ 3g डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2L। दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की वैल्यू यहाँ के अंदर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3g डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 3g
डिवाइडेड बाई 2l की पावर हाफ, ऐसे। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन से अगर इसको मैं मैच कराऊं तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट मैचिंग दैट वी विल गेट हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, this is the solution for the question number 17. Now let's enjoy question number next.